आज हम भारत के नए लेबर कोड्स के तहत एक बहुत ही जरूरी कानूनी फर्क को समझने वाले हैं, कर्मचारी और श्रमिक के बीच का अंतर। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक ऐसा फर्क है जिसके किसी भी बिजनेस पर बहुत बड़े फाइनेंशियल असर हो सकते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है? भारत ने हाल ही में एक बहुत बड़ा कानूनी सुधार किया है। पहले जो 29 अलग अलग लेबर कानून हुआ करते थे, उन सबको मिलाकर अब सिर्फ 4 नए यूनिफाइड कोड बना दिए गए हैं। ये इंडियन लेबर नियमों में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव है। और यहीं पर असली पैंच सामने आता है। किसी को गलत कैटेगरी में रखने के एम्प्लॉय को वर्कर या वर्कर को एम्प्लॉय समझने के बहुत गंभीर फाइनेंशियल रिस्क हैं। जैसे कि किसी को नौकरी पर वापस रखना पड़ सकता है या सालों का पिछला वेतन देना पड़ सकता है। तो ये समझना कि कोई एम्प्लॉय है या वर्कर, ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही महंगा सवाल बन सकता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ये नए श्रम नियम हैं क्या, फिर कर्मचारी और श्रमिक का फर्क समझेंगे, सबको कौन से अधिकार मिलते हैं, श्रमिकों को क्या खास सुरक्षा मिलती है, अदालतें कैसे फैसला करती हैं और आखिर में इन सब का निचोड़ क्या है। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। भारत के नए श्रम नियम। ये नियम भारत में काम करने के तौर तरीकों को जड़ से बदल रहे हैं और एक बहुत बड़ा शिफ्ट ला रहे हैं। ये जो 4 नए कोड्स हैं ना, ये लेबर लॉ की पूरी दुनिया को कवर करते हैं। जैसे पहला है कोड ऑन वेजेस, जो सैलरी और बोनस की बात करता है। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जो यूनियनों और झगड़ों को देखता है। तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो पीएफ और ग्रेचुइटी जैसे फायदे कवर करता है। और चौथा OSHWC कोड, जो काम की जगह पर सेफ्टी पक्की करता है। ये एक बहुत ही बड़ा और व्यापक बदलाव है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो इस पूरी बातचीत का दिल है, एम्प्लॉय बनाम वर्कर। नए कानून ये 2 अलग अलग कानूनी कैटेगरी बनाते हैं और यकीन मानिए इस फर्क के नतीजे बहुत बड़े हैं। कर्मचारी या एम्प्लॉय एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसे एक बड़े छाते की तरह समझिए, जिसके नीचे सैलरी पर काम करने वाला लगभग हर कोई आ जाता है, चाहे वो कंपनी का CEO हो या फिर एक एंट्री लेवल का स्टाफ। यही नए कानूनी ढांचे की नींव है। लेकिन दूसरी तरफ है श्रमिक या वर्कर। ये एक बहुत ही खास ग्रुप है। ये उन लोगों पर फोकस करता है जो जमीनी स्तर का काम करते हैं, हाथ का काम, कोई टेक्निकल काम या फिर क्लेरिकल काम। इसमें मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल नहीं होते। तो सबसे जरूरी बात क्या है? बस इस एक लाइन को याद रखना है, हर श्रमिक एक कर्मचारी है, लेकिन हर कर्मचारी एक श्रमिक नहीं होता। ये लाइन इस पूरे कानूनी फर्क को समझने की चाबी है। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। कर्मचारी वाली कैटेगरी में मैनेजर्स भी आते हैं और यह सोशल सिक्योरिटी का आधार है। वहीं श्रमिक वाली कैटेगरी से मैनेजर्स बाहर हैं और उन्हें कुछ खास औद्योगिक सुरक्षा मिलती है। और हां, यहां एक बहुत बड़ा पेंच है। अगर कोई सुपरवाइजर है लेकिन उसकी सैलरी 18,000 रुपए महीने से ज्यादा है, तो उसे श्रमिक नहीं माना जाएगा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वो अधिकार जो सबको मिलते हैं। तो कौन से ऐसे अधिकार हैं जो यूनिवर्सल हैं? ये वो बेसिक फायदे हैं जो हर कर्मचारी को मिलते हैं, चाहे उनका रोल कुछ भी हो। यहां जो देखने वाली बात है वो ये कि जो बुनियादी सोशल सिक्योरिटी और सैलरी की सुरक्षा है, वो सबके लिए है। मिनिमम वेज, PF, ESI, ग्रेचुइटी, ये सब कुछ कर्मचारी और श्रमिक दोनों को बिना किसी भेदभाव के मिलता है। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब हम उन ताकतवर कानूनी अधिकारों की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ श्रमिक कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। यहीं पर यह क्लासिफिकेशन का खेल बहुत ज्यादा हाई स्टेक्स हो जाता है। असली फर्क यहां साफ साफ दिखता है। छटनी का मुआवजा, ले ऑफ का मुआवजा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उठाने का अधिकार, ये सारी की सारी जरूरी जॉब सिक्योरिटी सिर्फ श्रमिकों को मिलती हैं, मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को नहीं। और इसीलिए गलत क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा रिस्की है। तो सवाल यह है कि कोई ये तय कैसे कहे कि कौन श्रमिक है और कौन नहीं? देखिए, कोर्ट में जॉब टाइटल का ज्यादा मतलब नहीं होता। चलिए अब उन टेस्ट को देखते हैं जिनका इस्तेमाल जज किसी की असली हैसियत पता लगाने के लिए करते हैं। अदालतों का एक सीधा साधा सिद्धांत है, काम का असली स्वरूप हमेशा पदनाम या टाइटल पर भारी पड़ता है। इसका मतलब यह है कि कोई असल में क्या काम करता है वो मायने रखता है, ना कि उसके विजिटिंग कार्ड पर क्या लिखा है। अदालतें हमेशा दिखावे के पीछे की सच्चाई को देखती हैं। तो अदालतें ये 4 मुख्य टेस्ट अपनाती हैं। वो देखती हैं कि किसी का मुख्य काम क्या है। क्या उसके पास किसी को नौकरी देने या निकालने जैसे असली अधिकार हैं? क्या वो दूसरों को कंट्रोल करता है या कोई और उसे कंट्रोल करता है? और सुपरवाइजर के लिए क्या उसकी सैलरी 18,000 की लिमिट से कम है? अच्छा, तो ये सारे सिद्धांत असलियत में कैसे काम करते हैं? चलिए सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया केस देखते हैं। श्रीनिवास गोरडिया बनाम अरविंद कुमार साहू। इस केस में उस व्यक्ति का ऑफिशियल डेजिग्नेशन था फ्रंट ऑफिस मैनेजर। अब कागज पर तो ये एक मैनेजर की ही भूमिका लगती है ना? लेकिन कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला दिया। उन्हें एक श्रमिक माना गया। क्यों? क्योंकि उनके मैनेजर टाइटल के बावजूद उनका जो असली काम था वो क्लेरिकल और ऑपरेशनल नेचर का था।
ये कुछ आम जॉब टाइटल्स हैं जहां अक्सर गलती होने का खतरा रहता है, जैसे कि टीम लीडर, शिफ्ट सुपरवाइजर और यहां तक कि असिस्टेंट मैनेजर भी अगर उनके पास असली मैनेजर वाले अधिकार नहीं हैं तो उन्हें श्रमिक माना जा सकता है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सही क्लासिफिकेशन करना सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। और यहीं पर सबसे बड़ा दाव है। अगर किसी कर्मचारी से कोई विवाद होता है तो मामला सिविल कोर्ट में जाता है, लेकिन अगर एक श्रमिक से विवाद होता है तो वो मामला इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाता है। और वहां सिर्फ हर्जाने का खतरा नहीं है, खतरा है नौकरी पर बहाली और सालों के पिछले वेतन का भुगतान करने का। तो हम इसे एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, हमारे जॉब टाइटल्स कागज पर कुछ भी कहें, लेकिन जमीन पर लोग असल में क्या काम करते हैं? क्योंकि नए लेबर कानूनों के तहत इसी एक जवाब में लाखों का फर्क छिपा हो सकता है। So, in India, the entire world of work has just been turned on its head. And right at the center of this huge shift is one single distinction, one that could change everything about your job. Now, getting this right is super important, but getting it wrong? Well, that could cost you a lot. You know, for decades, trying to figure out Indian labor law felt like trying to solve a puzzle with 29 different complicated rule books. It was this massive, tangled maze of laws, all overlapping, all built up piece by piece over years and years. Well, all of that, it's gone. In this absolutely massive overhaul, those 29 laws have been completely swept away and boiled down to just 4 unified labor codes. And look, this isn't just some minor update. We're talking about a total reset of the entire system. All right, so first up, let's just get a sense of how massive this overhaul really is. Okay, so these are the 4 new pillars holding up India's entire labor law system. You've got the Code on Wages, the Industrial Relations Code, the Code on Social Security, and the OSHWC Code. That's the one for occupational safety, health, and working conditions. And together, they basically cover the whole shebang now. And believe it or not, this whole massive change really boils down to one single critical question. Your rights, your job security, even your company's legal risks, it all hangs on the answer to this one question. Are you an employee or are you a worker? Okay, so how on earth do you tell them apart? Well, it all comes down to one golden rule. If you get this one thing, trust me, the whole new system will just click into place. All right, first, let's talk about employee. Think of this as the huge, giant umbrella. It's the really broad category that's meant to cover almost everyone. So if you get paid wages for your job, doesn't matter if you're a manager, an admin, a supervisor, you're probably under this umbrella. Okay, so now underneath that big employee umbrella, there's a smaller, much more specific group, and that group is called a worker. This is what the law actually calls the rights-bearing subclass. And that name tells you a lot. And here's the absolute key. This has nothing to do with your job title. 0. It's all about the actual work you do every day. Is it manual, technical, clerical, operational? That's what matters. And managers and administrators, yeah, they are specifically left out of this group. And this brings us right back to that golden rule. Seriously, if you remember one thing from this, make it this sentence. Every worker is an employee, but not every employee is a worker. That right there, that's the anchor for everything. All the new laws, all the protections, they all pivot on this one idea. So, okay, what does all this actually mean for you in the real world? Let's break down what's shared and what's exclusive. So the good news here is that a lot of the core benefits are now for everyone. We're talking about stuff like minimum wages, your Provident Fund or PF, your ESI medical insurance, and gratuity. All of that now applies to
all employees, no matter what their role is. Even things like getting paid double for overtime, that's a universal right now. But, and this is a huge but, while those Social Security benefits are for everyone, the most critical protections, I'm talking about the things that protect your actual job, are definitely not universal. Nope, those are reserved for one group and one group only. And this is where the difference gets, well, really, really stark. So let's say you get laid off. Are you entitled to compensation? Well, if you're considered management, an employee but not a worker, the answer is no. But if you're a worker, absolutely yes. What about legally challenging your firing? Same deal. As management, you can't. As a worker, you can. You see, these really high-stakes rights, things like retrenchment pay or the right to collectively bargain, those belong only to workers. Okay, this brings up a massive question, right? If the protections are so different, who actually decides if you're a manager or a worker? Well, that's where the courts step in, and they have a very specific set of tests they use. And here's the number one thing you gotta remember. The courts could not care less what it says on your business card or in your job title. They will completely ignore the title and look only at what you actually do day in and day out. It is 100% about substance over style. So to figure this out, they basically run you through a 4-part test. First, they ask, what's the main thing you do all day? Is it mostly managerial or is it operational? Second, do you have real authority? Like, can you hire people, fire people, or sign off on spending all by yourself? Third, it's about control. Are you the one supervising people or are you the one being supervised? And finally, if your job is a bit of a mix, they look at what you spend most of your time doing. What's your dominant function? And look, this isn't just some legal theory. There was this landmark case where the Supreme Court of India looked at a front office manager and said, nope, you're a worker. And why? Because when they actually looked past that fancy title, they saw that his day-to-day job was really just clerical and operational stuff. The title meant absolutely nothing. The function was everything. So what this means is that a lot of really common job titles are actually at super high risk of being misclassified. I mean, think about it. A team leader who is really just doing the same operational work as their team. Or a technical lead who writes code but has zero power to hire or fire. Or maybe an assistant manager whose job is, let's be honest, 90% paperwork. In situations just like these, courts have ruled again and again that these people are actually workers, and that means they get all the protections that come with it. All right, so let's tie this all together. What is actually at stake here for everyone involved? Well, for employers, getting this wrong is a huge gamble. You're looking at major legal risks, getting ordered to rehire people you let go, and potentially having to pay out years of back wages. And on the flip side, for every single person with a job, knowing your correct classification is everything. It's the key to your job security, to getting compensation if you're laid off, and to having any real access to legal justice. So this all leaves us with one last really important question you need to ask yourself. Because under India's new laws, the title in your email signature doesn't mean a thing when it comes to your rights. It's the reality of your daily grind that counts. So, which is it? Is your job just what they call you? Or is it what you actually do? नमस्कार। आज हम भारत के नए लेबर कोड्स के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन असल में लाखों लोगों की नौकरी की सुरक्षा, उनके अधिकारों और यहां तक कि उनकी जिंदगी को भी तय करता है। हम बात कर रहे हैं 2 शब्दों की, एम्प्लॉई और वर्कर। बिल्कुल। पहली नजर में ये बस 2 अंग्रेजी के शब्द लगते हैं, कर्मचारी और श्रमिक।
लेकिन नए कानूनों के तहत इन दो शब्दों के बीच एक बहुत गहरी, आप कह सकती हैं, कानूनी खाई है। आज हम दिए गए स्रोतों के आधार पर इसी खाई को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति इस तरफ है या उस तरफ, इससे तय होता है कि उसके पास कानूनी सुरक्षा का कवच है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि नए कानून एक जीनस सब क्लास मॉडल अपनाते हैं। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए, इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जानवर एक बड़ी श्रेणी है, यानी जीनस। अब इस बड़ी श्रेणी के अंदर कुत्ता एक खास उप श्रेणी है, यानी सब क्लास। अच्छा, इसी तरह नए कानूनों में एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी एक बहुत बड़ी व्यापक श्रेणी है। अगर आप किसी कंपनी से तनख्वाह ले रहे हैं तो आप एक एम्प्लॉय हैं, चाहे आप सीईओ हो, मैनेजर हो या फिर ट्रेनी। तो मतलब कंपनी के पेरोल पर मौजूद हर व्यक्ति एम्प्लॉय है। हाँ, लगभग हर कोई। और इस बड़ी श्रेणी को बनाने का मकसद ये है कि वेतन, प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ, ईएसआई और ग्रेच्युटी जैसे जो बुनियादी सामाजिक सुरक्षा के लाभ हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये कोड ऑन वेजेस और सोशल सिक्योरिटी कोड का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। और फिर वर्कर कहाँ फिट होता है? वर्कर यानी श्रमिक उस एम्प्लॉय वाले बड़े दायरे के अंदर एक छोटा, खास और ज्यादा संरक्षित दायरा है। और ये परिभाषा आपके पद या टाइटल पर नहीं, बल्कि आपके काम की प्रकृति पर टिकी है। काम की प्रकृति मतलब अगर आपका काम मुख्य रूप से शारीरिक है या अकुशल, कुशल, तकनीकी, ऑपरेशनल या क्लेरिकल है, तो आप एक वर्कर हैं। अच्छा, तो ये परिभाषा साफ तौर पर कुछ लोगों को बाहर भी करती होगी? हाँ, बिल्कुल। ये साफ तौर पर उन लोगों को बाहर करती है जो मुख्य रूप से मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। कहने का मतलब है, जो लोग नीतियां बनाते हैं, फैसले लेते हैं या दूसरों को काम पर रखने और निकालने का अधिकार रखते हैं। और सुपरवाइजर्स के लिए भी कुछ था? हाँ, सुपरवाइजर्स के लिए एक छोटी सी शर्त और है। अगर कोई सुपरवाइजर महीने में 18,000 रुपए से ज्यादा कमाता है तो उसे वर्कर नहीं माना जाएगा। तो इसका सार ये हुआ कि हर वर्कर एक एम्प्लॉय है, लेकिन हर एम्प्लॉय एक वर्कर नहीं है। बस यही वो एक लाइन है जिसमें पूरी बहस का सार छिपा है। ये समझना सबसे जरूरी है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगर सबको पीएफ, ईएसआई और सैलरी जैसे फायदे मिल ही रहे हैं, तो इस फर्क से असल में क्या फर्क पड़ता है? वर्कर होने का मतलब क्या है? वो कौन सा जादुई सुरक्षा कवच है जो एक वर्कर को मिलता है लेकिन एक एम्प्लॉय को नहीं? और इसमें 5 बहुत शक्तिशाली अधिकार शामिल हैं, जो एक मैनेजर के पास कानूनी तौर पर नहीं होते। ये एक तरह से नौकरी का बीमा है। ठीक है, तो एक एक करके इन अधिकारों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अधिकार क्या है? सबसे पहला और सबसे मजबूत है नौकरी से समाप्ति पर संरक्षण, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। एक मैनेजर या किसी दूसरे एम्प्लॉई को कंपनी उसके कॉन्ट्रैक्ट के नोटिस पीरियड के आधार पर नौकरी से निकाल सकती है। लेकिन एक वर्कर को निकालने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। कंपनी को पहले ये साबित करना होगा कि वर्कर ने कोई गंभीर कदाचार मतलब मिसकंडक्ट किया है। इसके लिए एक निष्पक्ष घरेलू जांच करनी पड़ती है, जो एक मिनी ट्रायल की तरह होती है। एक मिनट, घरेलू जांच इसका क्या मतलब है? ये कंपनी के अंदर ही होती है? हाँ, ये कंपनी के अंदर होती है, लेकिन इसके नियम बहुत सख्त है। वर्कर को अपने खिलाफ लगे आरोपों की पूरी जानकारी देनी होती है। उसे अपना पक्ष रखने, सबूत पेश करने और गवाहों से जिरह करने का पूरा मौका मिलता है। अच्छा, अगर इस प्रक्रिया में जरा भी चूक हुई तो पूरी बर्खास्तगी ही अवैध मानी जाती है। एक एम्प्लॉय के लिए ऐसा कोई कानूनी संरक्षण है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब वर्कर की नौकरी बहुत ज्यादा सुरक्षित है। दूसरा अधिकार क्या है? दूसरा है छटनी और ले ऑफ से वित्तीय सुरक्षा। मान लीजिए कंपनी का बिजनेस खराब चल रहा है और उसे लोगों को निकालना पड़ रहा है, जिसे छटनी कहते हैं। हाँ, अगर किसी वर्कर की छटनी होती है तो कंपनी को उसे उसकी सर्विस के हर पूरे साल के लिए 15 दिन की तनख्वाह के बराबर मुआवजा देना होगा। अगर किसी ने 10 साल काम किया है तो उसे 150 दिन यानी लगभग 5 महीने की सैलरी मुआवजे के तौर पर मिलेगी। और ले ऑफ? अगर कंपनी के पास काम नहीं है और वो वर्कर को कुछ समय के लिए घर भेजती है, जिसे ले ऑफ कहते हैं, तो उस दौरान भी कंपनी को उसे उसके मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50% देना होगा। ये दोनों अधिकार मैनेजरियल एम्प्लॉइज को कानूनी तौर पर नहीं मिलते। उनके लिए ये सब उनके कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करता है। समझ गया। नौकरी जाने पर भी एक वित्तीय सुरक्षा जाल है। अब मान लीजिए कि कोई विवाद हो जाता है, सैलरी नहीं मिली या गलत तरीके से निकाल दिया, तब क्या होता है? यहीं पर तीसरा और बहुत बड़ा अंतर आता है, औद्योगिक विवाद को सुलझाने का रास्ता। एक वर्कर अपने रोजगार से जुड़े किसी भी विवाद को सीधे लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में ले जा सकता है। अच्छा, ये खास अदालतें होती हैं? जी, ये सिर्फ ऐसे मामलों को तेजी से और कम खर्च में सुलझाने के लिए बनी है। वहीं एक मैनेजर या सीनियर एम्प्लॉय को अगर कोई शिकायत है तो उसे एक सामान्य सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जहां केस सालों साल चल सकता है। और वकीलों की फीस भी बहुत ज्यादा होती है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और यूनियनों का क्या? वो भी तो एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल।
चौथा अधिकार है सामूहिक अधिकारों का, कलेक्टिव राइट्स। केवल वर्कर्स को ही कानूनी रूप से ट्रेड यूनियन बनाने, मैनेजमेंट के साथ बैठकर अपनी मांगों पर सामूहिक सौदेबाजी करने और अगर जरूरत पड़े तो हड़ताल पर जाने का अधिकार है। ये अधिकार मैनेजमेंट को एक मजबूत ताकत के सामने जवाबदेह बनाते हैं और ये सिर्फ वर्कर्स के पास है। और हमारे स्रोतों में एक पांचवें अधिकार का भी जिक्र है जो काफी नया और अनोखा लगता है, रीस्किलिंग फंड। ये क्या चीज है? हाँ, ये नए कोड्स के एक बहुत ही प्रगतिशील बात है, रीस्किलिंग फंड। नए कानून के तहत जब भी किसी वर्कर की छटनी की जाती है तो कंपनी को उसके 15 दिनों के वेतन के बराबर की रकम एक विशेष सरकारी फंड में जमा करनी होती है। इस पैसे का इस्तेमाल वो वर्कर भविष्य में कोई नया कौशल सीखने के लिए कर सकता है ताकि उसे बाजार में फिर से नौकरी मिल सके। वाह, ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा जाल है जो सिर्फ वर्कर्स के लिए है। बिल्कुल। ये तो सच में बहुत बड़े और महत्वपूर्ण अधिकार हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई कंपनी इन सब झंझटों से बचना चाहे तो वो बस अपने सभी कर्मचारियों को असिस्टेंट मैनेजर, टीम लीड या कोई और फैंसी टाइटल दे सकती है। बस कागज पर टाइटल बदल दो और सारी जिम्मेदारियों से बच जाओ। क्या ये इतना आसान है? ये एक शानदार सवाल है और यही वो दाव है जो कई कंपनियां खेलने की कोशिश करती हैं। ये एक आम धारणा है कि एक आकर्षक पदनाम देकर किसी को वर्कर के सुरक्षा कवच से बाहर किया जा सकता है, लेकिन कानून और हमारी अदालतें इस मामले में काफी होशियार हैं। वो इस धोखे में नहीं आती? बिल्कुल नहीं। अदालतें ये जानने के लिए कि कोई व्यक्ति असल में वर्कर है या नहीं, कुछ खास एसिड टेस्ट का इस्तेमाल करती हैं। आपका विजिटिंग कार्ड सिर्फ एक छोटा सा सबूत है, अंतिम फैसला नहीं। अच्छा, तो ये एसिड टेस्ट क्या है जिनसे सच्चाई का पता चलता है? अदालतें असल में क्या देखती हैं? मुख्य रूप से 4 टेस्ट हैं और अदालतें इन्हें एक साथ मिलाकर देखती हैं। पहला और सबसे अहम है काम की प्रकृति का टेस्ट, नेचर ऑफ ड्यूटीज टेस्ट। अदालत ये नहीं देखती कि आपका पद क्या है, वो देखती है कि आप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक असल में करते क्या हैं। क्या आपका मुख्य काम, मान लीजिए 80% समय जमीन पर ऑपरेशनल, तकनीकी या क्लरिकल काम करने में जाता है, या फिर आप नीतियां बनाने और दूसरे लोगों के काम को कंट्रोल करने में अपना ज्यादातर समय लगाते हैं। मतलब अगर किसी का टाइटल आईटी मैनेजर है लेकिन वो दिन भर खुद कोडिंग और ट्रबल शूटिंग कर रहा है तो वो वर्कर माना जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि उसका मुख्य काम तकनीकी है, मैनेजरियल नहीं। इसी से जुड़ा है दूसरा टेस्ट, वास्तविक अधिकार का टेस्ट, रियल अथॉरिटी टेस्ट। अच्छा, अदालत पूछती है क्या इस व्यक्ति के पास किसी को काम पर रखने, नौकरी से निकालने या किसी की छुट्टी मंजूर करने का स्वतंत्र अधिकार है? सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार काफी नहीं है। अगर अंतिम फैसला कोई और सीनियर लेता है तो आप असल में मैनेजर नहीं हैं। समझ गया। मतलब सिर्फ नाम का अधिकार नहीं, असली अधिकार होना चाहिए। तीसरा टेस्ट क्या है? तीसरा है नियंत्रण और पर्यवेक्षण का टेस्ट, कंट्रोल एंड सुपरविजन टेस्ट। क्या आपके काम की कोई और निगरानी कर रहा है? क्या कोई और आपको निर्देश देता है कि क्या करना है और कैसे करना है? जिसे सुपरवाइज किया जा रहा है वो आमतौर पर वर्कर होता है। जैसे टीम लीड का पद? हाँ, कई बार टीम लीड का पद होता है जो टीम के काम पर नजर तो रखता है, लेकिन उसके पास टीम के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होता। ऐसे में वो टीम लीड भी एक वर्कर ही माना जाएगा। ठीक है, तो काम की प्रकृति, असली अधिकार और सुपरविजन। लेकिन क्या किसी की सैलरी भी इसमें कोई भूमिका निभाती है? क्या ज्यादा कमाने वाला अपने आप मैनेजर मान लिया जाता है? अच्छा सवाल है। यहीं पर चौथा टेस्ट आता है, वेतन सीमा का टेस्ट, वेज सीलिंग टेस्ट। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर्स पर लागू होता है। अगर कोई सुपरवाइजर 18,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा कमाता है तो उसे वर्कर की परिभाषा से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन ये अकेला निर्णायक फैक्टर कभी नहीं होता। तो इसे दूसरे टेस्ट के साथ मिलाकर देखा जाता है? हमेशा। अदालत इसे हमेशा पहले 3 टेस्ट, खासकर काम की प्रकृति के साथ मिलाकर देखती है। ज्यादा वेतन अपने आप में किसी को मैनेजर नहीं बना देता। क्या इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है जहां सुप्रीम कोर्ट ने इन टेस्ट का इस्तेमाल करके फैसला सुनाया हो? हाँ, हमारे स्रोतों में 2 बहुत हालिया और महत्वपूर्ण मामले दिए गए हैं। पहला है श्रीनिवास गुरडैया बनाम अरविंद कुमार साहू का मामला। इसमें एक व्यक्ति फ्रंट ऑफिस मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। कंपनी ने तर्क किया कि मैनेजर का पदनाम ही काफी है, लेकिन कोर्ट ने उसके काम का पूरा ब्यौरा देखा। उन्होंने पाया कि उसका असली काम ग्राहकों को संभालना, बुकिंग लेना, रिकॉर्ड मेंटेन करना था। ये सारा काम क्लेरिकल और ऑपरेशनल था। उसके पास एक भी जूनियर को छुट्टी देने तक का अधिकार नहीं था। इसलिए कोर्ट ने कहा, आपका टाइटल कुछ भी हो, आपका काम वर्कर का है, और उसे वर्कर माना। और दूसरा मामला भारतीय एयरटेल का था, वो भी कुछ ऐसा ही था। हाँ, भारतीय एयरटेल बनाम राघवेंद्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिद्धांत को और मजबूती से दोहराया। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ किसी को मैनेजर का टाइटल दे देने से वो वर्कर की श्रेणी से बाहर नहीं हो जाता है। निर्णायक सवाल हमेशा यही रहेगा, क्या उसके पास असल मैनेजरियल अधिकार है? इन फैसलों ने कंपनियों को एक स्पष्ट संदेश दिया है, नाम पर नहीं,
काम पर ध्यान दो। तो इन सब का कंपनी और उनके एचआर विभागों के लिए क्या मतलब है? उन्हें किस बात से सबसे ज्यादा डरना चाहिए? उनके लिए इसका मतलब है कि गलत वर्गीकरण मतलब मिस क्लासिफिकेशन एक टिक टिक करते हुए कानूनी टाइम बॉम्ब की तरह है। किसी टीम लीडर, शिफ्ट इंचार्ज या टेक्निकल स्पेशलिस्ट को सिर्फ इसलिए मैनेजर मान लेना क्योंकि उनका वेतन ज्यादा है, एक बहुत बड़ा कानूनी जोखिम है। और ये बम फटता कब है? मतलब असली समस्या कब खड़ी होती है? ये बम तब फटता है जब उस व्यक्ति को नौकरी से निकाला जाता है। मान लीजिए आपने एक असिस्टेंट मैनेजर को उसके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 1 महीने का नोटिस और सैलरी देकर निकाल दिया। अब वो व्यक्ति इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जाएगा और दावा करेगा कि मेरा पदनाम तो मैनेजर का था, लेकिन मेरा 90% काम ऑपरेशनल था, मैं एक वर्कर था और मेरी बर्खास्तगी अवैध है। और अगर ट्रिब्यूनल उसकी बात मान लेता है तो कंपनी के लिए नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स उस बर्खास्तगी को रद्द कर सकता है और 2 चीजों का आदेश दे सकता है। पहला, उस व्यक्ति को नौकरी पर वापस रखा जाए, रीइंस्टेटमेंट। जी, और दूसरा, उसे नौकरी से निकाले जाने की तारीख से लेकर वापस रखने की तारीख तक का पूरा पिछला वेतन मतलब बैक वेजेस दिया जाए, कहीं बार ब्याज के साथ। 1 मिनट, मतलब अगर किसी को 3 साल पहले गलत तरीके से निकाला गया और केस अब खत्म हुआ तो कंपनी को उसे नौकरी पर वापस रखकर पूरे 3 साल की सैलरी देनी पड़ सकती है। ये तो किसी भी छोटी या मिड साइज कंपनी को दिवालिया कर सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा वित्तीय और प्रतिष्ठा का नुकसान है। इसीलिए सलाह यही है कि कंपनियां सतर्क रहें। उन्हें अपनी सभी भूमिकाओं का ऑडिट करना चाहिए। हर पद के लिए लिखित में स्पष्ट जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने चाहिए और सबसे जरूरी बात, पद के बजाय काम की प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए। ये जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली है। हमने एम्प्लॉय और वर्कर जैसे 2 साधारण से दिखने वाले शब्दों से शुरुआत की और भारत में श्रम अधिकारों की एक पूरी नई दुनिया को समझा। मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख यही है कि आपका विजिटिंग कार्ड क्या कहता है कानून के लिए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप असल में सुबह से शाम तक क्या काम करते हैं। कुछ देने के लिए बनाया गया है जिनके पास मैनेजमेंट के साथ सौदेबाजी करने की ताकत कम होती है। जाते जाते हमारे स्रोतों से एक विचार मन में आ रहा है। इन स्रोतों में जिक्र है कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे कि फूड डिलीवरी राइडर्स या कैब ड्राइवर्स को सोशल सिक्योरिटी कोड के दायरे में तो लाया गया है, लेकिन वे औद्योगिक विवादों के लिए वर्कर की इस पारंपरिक परिभाषा में ठीक से फिट नहीं बैठते। जैसे जैसे ये सेक्टर बढ़ेगा और लाखों लोग इससे जुड़ेंगे, क्या हमारे कानूनी सिस्टम को इन लोगों के लिए एक तीसरी ही श्रेणी बनानी पड़ेगी जिसके अपने अधिकार और सुरक्षा के नियम होंगे? या फिर काम की इस बदलती हुई प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमें वर्कर की परिभाषा को एक बार फिर से और विस्तार देना होगा?